गैंगस्टर अतीक और अशरफ के तीनों शूटर से अब प्रयागराज की पुलिस करेगी पूछताछ। अदालत ने तीनों को 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी हुई तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में बोमई आज गांव से भरेंगे नामांकन। सिद्धारमैया के साथ भी होंगे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता। हिमाचल दौरे पर राष्ट्रपति आज लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के अधिकारी प्रशिक्षुओं के साथ करेंगी बातचीत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी होंगी शामिल। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सम्मेलन का उद्घाटन। संबंधित विभाग के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख लेंगे हिस्सा। देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में फिर आया उछाल। 24 घंटे में आए 10,542 नए मामले। 63,000 से ज्यादा हुई सक्रिय मामलों की संख्या। यूपी, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, केरल, पंजाब समेत तमाम राज्यों में प्रचंड गर्मी। लू को लेकर अलर्ट जारी। पटना में सुबह 11:15 बजे के बाद स्कूल बंद करने के निर्देश। कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल इकोनॉमी जैसे विषयों पर G20 बैठकों का आज आखिरी दिन। वाराणसी, हैदराबाद और गोवा में सदस्य देशों के बीच मंथन। और आज राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच होगा मुकाबला। कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर हैदराबाद को 14 रनों से दी शिकस्त। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है, गैंगस्टर अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के तीनों हत्यारों से पुलिस लाइंस में ही पूछताछ होगी। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट ने पुलिस की मानते हुए तीनों शूटर्स को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अरुण मौर्य, सनी, लवलेश तिवारी, इन तीनों हमलावरों से यूपी की पुलिस पूछताछ करेगी। साथ साथ माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के सिलसिले में और सबूत भी जुटाएगी। इससे पहले प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में अतीक और अशरफ के हत्यारों की पेशी को लेकर कोर्ट में भारी पुलिस का बंदोबस्त किया गया था। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से भी है, जहां पर सिंहपुर रेलवे स्टेशन के पास 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गईं। टक्कर के बाद ट्रेनों के इंजन में आग लग गई। चालक घायल हो गया। इस हादसे में 2 रेल कर्मियों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिलासपुर कटनी रूट की सभी ट्रेनें प्रभावित रहीं। और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए पारा दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त कर्नाटक में धारवाड़ और हावेरी के 2 दिन के दौरे पर हैं। जेपी नड्डा और कन्नड़ फिल्म अभिनेता सुदीप तमाम नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई फिर से शिगांव सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वरुणा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। कल 20 तारीख तक नामांकन दाखिल करने का समय है। आज बीजेपी नेता येदियुरप्पा के बेटे और भाजपा के उम्मीदवार बीवाई विजेंद्र ने शिकारीपुरा सीट से नामांकन भरा। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता सभी एकजुट के काम कर रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का जो सम्मान जो पूरा दुनिया में और भारत में और कर्नाटक में भी लोग मानते हैं नरेंद्र मोदी जी को, और कर्नाटक में भी सब मानते हैं। हमको विश्वास है राज्य के जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से
दोबारा सत्ता पे लेके आएंगे। तो कर्नाटक में एक तरफ जहां बीजेपी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस को भी उम्मीद है कि वो इस बार सत्ता में आएगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा कल से कर्नाटक की यात्रा शुरू करेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी कांग्रेस पर लिंगायत समुदाय में बंटवारे की कोशिश का आरोप लगाया है। बात करें जेडीएस की, तो इस बार ये दल बिना किसी गठबंधन के चुनावी मैदान में अकेले ही ताल ठोक रही है और कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 7 और उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस तरह पार्टी ने अब तक 224 विधानसभा क्षेत्रों में से 216 के लिए अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ताजा सूची में बीजेपी छोड़कर आए पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर का भी नाम है। उन्हें हुबली धारवाड़ सेंट्रल से टिकट दिया गया है। शेट्टर ने टिकट न मिलने पर भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। इसके अलावा शिगांव से मोहम्मद यूसुफ सावनूर को मैदान में उतारा गया है। यहां उनका मुकाबला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से होगा। कांग्रेस ने चिकमंगलूर से कांग्रेस ने एचडी थमैया को टिकट दिया है। वर्तमान में इस सीट से भाजपा महासचिव सीटी रवि विधायक हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संघर्षरत सूडान में भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों की स्थिति को राजनीतिक रंग देने के लिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की आलोचना की है। सिद्धारमैया ने एक ट्वीट में भारत सरकार से सूडान में फंसे 31 भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया था। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा कारणों से इन नागरिकों का ब्यौरा और स्थल सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। विदेश मंत्री ने आश्वासन दिया कि खार्तूम में भारतीय दूतावास लगातार भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के संपर्क में है। विदेश मंत्री ने राजनेताओं से ऐसा कोई भी बयान देने से बचने के लिए कहा है जिससे विदेश में भारतीय नागरिकों के जीवन को खतरा हो। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल रात सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सौद से बात की। एक ट्वीट में डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने सऊदी समकक्ष के सूडान की स्थिति के आकलन की सराहना की। दोनों नेता निकट संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान से भी बात की और सूडान की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनके वर्तमान संपर्क मददगार साबित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति मुर्मू आज मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी और मेधावी छात्रों को पदक प्रदान करेंगी। वो शिमला की राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा प्रशिक्षु अधिकारियों से संवाद भी करेंगी। राष्ट्रपति कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी का दौरा करेंगी। बाद में वो राष्ट्रपति निवास में एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगी। राष्ट्रपति निवास कल से ही जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को शिमला के राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में नागरिक अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपनी विकास यात्रा में अनेक नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आज से G20 का अनुसंधान एवं नवाचार पहल सम्मेलन शुरू हो गया है। 2 दिन के सम्मेलन में G20 के सदस्यों और देशों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और वैज्ञानिक समुदाय के आमंत्रित विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। बैठक में पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा संरक्षण प्रणाली विकसित करने पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन की मुख्य थीम है समतावादी समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार। कांगड़ा जिला प्रशासन ने G20 शिखर सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 20 देशों के 60 प्रतिनिधि शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। और जम्मू विश्वविद्यालय में यूथ 20 कंसल्टेशन ऑन पीस बिल्डिंग एंड रिकंसल्टेशन शेयरिंग इन एन एरा ऑफ नो वॉर का आज आगाज हुआ।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस बैठक में दक्षिण कोरिया, अफगानिस्तान, मलावी, ईरान, घाना, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और रूस सहित 10 से अधिक देशों के 17 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इसके अलावा देश के 25 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों के राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल भी Y20 बैठक में भाग ले रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2023 बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि भारत G20 समूह का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने कहा पीएम ने शासन का एक स्थायी मॉडल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार और उसके कार्य युवाओं, महिलाओं और समाज के वंचित वर्गों को समर्पित है। हैदराबाद में डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक का भी आज आखिरी दिन है। आज डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और साइबर सुरक्षा पर मंथन होगा। दोनों विषयों पर चर्चा के बाद प्रतिनिधियों को गोलकुंडा किला के भी दीदार कराए जाएंगे। भारत की अध्यक्षता में G20 कार्य समूहों की बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। गोवा में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक आज संपन्न होगी। आज 3 पैनल डिस्कशन होंगे। पहले पैनल डिस्कशन का विषय है स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जा सके। दूसरा डिस्कशन तकनीक और डेटा के जरिए मरीजों का बेहतर देखभाल और तीसरा है डिजिटल पब्लिक गुड जो डिजिटल की दूरी को भर सके। मंगलवार को G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में हिस्सा लेने आए मेहमानों को जन औषधि केंद्र के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण भी मौजूद थी। कुछ मेहमानों ने अपने देश में इसे अपनाने की इच्छा जताई। प्रतिनिधियों ने गोवा के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का भी दौरा किया और वहां से चल रहे ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन की प्रक्रिया को भी देखा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने टीबी मरीजों को पोषण किट भी वितरित किए। G20 के साइडलाइन इवेंट डिजिटल हेल्थ पर फोकस है। भारत ने डिजिटल हेल्थ में कई कदम उठाए हैं ताकि सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। गोवा में चल रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक में साइडलाइन इवेंट में डिजिटल हेल्थ पर आज 3 पैनल डिस्कशन हो रहे हैं। इस मौके पर केंद्रीय आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा है कि आयुष सेक्टर में भी डिजिटल इनोवेशन हो रहे हैं और इस दिशा में काफी कुछ काम हो रहा है। उन्होंने कहा है कि आयुष सेक्टर में कई स्टार्टअप सामने आए हैं। हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक हो रही है और इस बार फोकस डिजिटल हेल्थ पर है। हमारे साथ आयुष सेक्रेटरी राजेश कोटेचा जी हैं। आयुष सेक्टर कैसे डिजिटल हेल्थ की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं? देखिए, आयुष पिछले 4 वर्षों से, हम 5 वर्षों से आयुष ग्रिड करके एक संकल्पना के साथ चल रहे हैं। तो आयुष ग्रिड में आयुष के रिलेटेड सभी प्रॉब्लम के हम डिजिटल सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि आयुष सेक्टर में डिजिटल सॉल्यूशंस का बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है। जैसे हम आयुष हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम अभी AHMIS हमारा ABDM कंप्लाइंट हो गया। नाउ वी आर रेडी टू लॉन्च इट। इट्स अ क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन विच विल बी फ्री एंड अवेलेबल टू ऑल आयुष पीपल, मतलब इंक्लूडिंग प्रैक्टिशनर, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक हेल्थ डिलीवरी सिस्टम सब जगह मिल जाएगा। 2017 में भी नेशनल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में आयुष का इंटीग्रेशन करना ये एक वन ऑफ द गोल है भारत का। मेरे प्रेजेंटेशन में एक विशेष बात करी कि जैसे ITU का भी एक प्रेजेंटेशन हुआ, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का, WHO का भी हुआ। तो ITU WHO का एक AI फॉर हेल्थ करके एक वर्किंग ग्रुप है। उसमें हमने भारत सरकार के प्रयत्न से AI फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये भी एक वर्किंग ग्रुप शुरू हुआ है उसमें। दैट इज एन अनदर अचीवमेंट। कोविड के समय में लोग घर में रह करके कैसे स्वस्थ रहे, तो हमने नमस्ते योग एप्लीकेशन बनाई, एम योगा एप्लीकेशन है थे हमारे पे, एक वाई ब्रेक एप्लीकेशन है कि 5 मिनट का समय है तो भी आप इसको कर लो, है ना। ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन है। हमारे पास एक ई-चरक सोल्यूशन है जो बायर सेलर्स प्लेटफॉर्म है। मेडिसिन प्लांट ग्रोअर्स जो है, फार्मर्स, उनको उनकी इनकम डबल हो। G20 में देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य को लेकर के जितनी चैलेंजेस है, चुनौतियां, उनका सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है। तो हमारे पास तो पारंपरिक चिकित्सा है जिसमें योग है और बाकी जो चीज है कि आप बीमार ही ना पड़े, तो उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा और आगे बढ़ेगा? जैसे G20 में अभी जैसे साइड इवेंट डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस पर है, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के ऊपर है। तो अभी यहाँ ये लगातार चर्चा हो रही है कि कैसे हम इंक्लूसिविटी के साथ, कैसे हम सभी देशों के सॉल्यूशंस को आपस में
एक प्रकार से कम्युनिकेट करने का कोई सोल्यूशन निकालें, कैसे इसको सस्टेनेबल करें, कैसे इकोनॉमिकली वायबल करें। इसमें मैंने देखा कि यहाँ एक लार्ज स्केल सहमति है, सब लोग आपस में सहमत है, एक कंसेंसस जिसको कहते हैं वो दिख रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये भारत की तरफ से बहुत बड़ा बाकी विश्व को कंट्रीब्यूशन होगा कि डिजिटल हेल्थ में एक लीडरशिप प्रोवाइड करें। तो निश्चित तौर पे भारत बहुत आगे है, लीडरशिप की भूमिका में है डिजिटल हेल्थ के सेक्टर में, और किस तरीके से सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे है यही चर्चा हो रहा है। और आगे जो भी 2 वर्किंग ग्रुप होनी है और तो उसमें इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, गोवा। और वाराणसी में G20 की एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक का आज अंतिम दिन है। आज की बैठक में कृषि से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा के बाद सहमति बनाने के लिए मसौदा तैयार होगा। बैठक में पोषण युक्त खाद्य पदार्थ, खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूल कृषि पर भी मंथन जारी है। डिजिटल एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल एग्री वैल्यू चेन पर भारत समेत दुनिया के 20 विकासशील देशों के प्रतिनिधियों ने विचार विमर्श किया। साथ ही साथ डिजिटल कृषि, अनाज की बर्बादी रोकने और पानी की खपत कम करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। और हैदराबाद में G20 देशों के मेहमान सूफी संगीत पर फिदा हो गए। दिन भर डिजिटल स्किलिंग जैसे विषय पर गंभीर मंथन करने के बाद विदेशी मेहमान जब हैदराबाद के ऐतिहासिक फलकनुमा पैलेस पहुंचे तो वहां जमी सूफियाना महफिल में उन्होंने सूफी संगीत का आनंद लिया और खुद को भी थिरकने से रोक नहीं पाए। इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे IT मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा भी इस मौके पर मेहमानों के साथ खूब थिरके। इसके बाद फलकनुमा पैलेस में ही गाला डिनर के दौरान सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हुआ। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने INX मीडिया धनशोधन मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम और अन्य की 11 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई है। ये मामला यूपीए शासन के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा INX मीडिया समूह को विदेशी धन प्राप्त करने की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा और केरल समेत कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। लोग तपिश से परेशान हैं। कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं या फिर समय बदल दिया गया है। पारा 40 और 43 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है। पटना में प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, इसके लिए सुबह 10:45 के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस बीच दिल्ली NCR में आज हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई गई है, यानी आंधी और बारिश के कारण भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। इंसानों के साथ साथ जानवर भी इस भीषण गर्मी से परेशान हैं। कानपुर जूलॉजिकल पार्क में जानवरों को भीषण गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। जानवरों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए जगह जगह कूलर और जगह जगह स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। इसके साथ ही इस बाड़ों में लगातार पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों पर लू से बचाव की तैयारियां और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहा है। श्रम सचिव आरती आहूजा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में बहुत गर्म मौसम के प्रभावों को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए नियोक्ताओं, कंपनियों और उद्योगों को निर्देश जारी करने को कहा है। दरअसल मौसम विभाग ने इस वर्ष उत्तर पूर्व और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों और उत्तर पश्चिम के कुछ एक हिस्सों में सामान्य से अधिकतम तापमान होने की संभावना जताई है। पत्र में बचाव के लिए कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए काम के घंटों का पुनर्निर्धारण, कार्यस्थलों पर पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था, आपातकालीन आइस पैक के लिए प्रावधान और निर्माण श्रमिकों के लिए गर्मी की बीमारी की रोकथाम और समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ श्रमिकों की नियमित स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है। खदानों के प्रबंधन को कार्यस्थल के पास विश्राम स्थल, पर्याप्त मात्रा में ठंडा पानी और इलेक्ट्रोलाइट के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। जहां राजधानी शिमला में झमाझम बारिश हुई है तो वहीं अटल टनल रोहतांग में ताजा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद हिमाचल के पहाड़ सफेद चादर से ढक गए हैं। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम 24 अप्रैल से खुल जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार ने कहा कि मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है, साथ ही साथ तमाम यात्री सुविधाओं को भी दुरुस्त कर लिया गया है। 27 तारीख को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने हैं, तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपने जो भी अपने मंदिर को खुलने से पहले जो भी कार्य होते हैं, जैसे रंग रोगन, पानी इत्यादि सब चीज़ से सब कार्य हमारे संपूर्ण हो चुके हैं। और मैं भगवान बद्री विशाल के दरबार से आने वाले सभी तीर्थालुओं से आग्रह करता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ और भगवान बद्री विशाल का दर्शन करें। और बात कोरोना के मामलों की करें तो देश भर में एक बार फिर से आज कोरोना संक्रमण के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,542 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं पिछले 24 घंटों में 8,175 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.67% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.14% दर्ज किया गया। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.39% दर्ज किया गया। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 63,562 है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वायरस का मौजूदा सब वेरिएंट उतना ताकतवर नहीं है, लेकिन लोगों को फिर भी जरूरी एहतियात बरतनी चाहिए। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 487 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुख भाग लेंगे। अहम बात यह है कि ये सम्मेलन अपनी तरह का देश का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है और सरकार की नशीले पदार्थों की बिक्री पर नकेल कसने और नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तेजी लाने की कोशिशों के तहत इसे बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गृह मंत्रालय ने दिसंबर 2021 में राज्यों को ड्रग्स के खतरे से लड़ने और ड्रग मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लिए पुलिस महानिदेशकों के तहत समर्पित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स बनाने का निर्देश दिया था। गृह मंत्रालय एक राष्ट्रीय कॉल सेंटर मानस की भी शुरुआत करने जा रहा है। साथ ही साथ ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों के व्यापार में डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी के बढ़ते उपयोग से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की भी व्यवस्था की जा रही है।
और दिल्ली में इस समय भारतीय सेना के कमांडर्स का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन होगा। 17 अप्रैल से शुरू हुआ ये सम्मेलन 21 अप्रैल तक चलेगा। रक्षा मंत्री उच्च तकनीक, नवाचार, निगरानी के लिए समाधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रशिक्षण, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स आदि पर केंद्रित एक उपकरण डिस्प्ले की भी समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ भी संबोधित करेंगे। सम्मेलन के दौरान चीन में पूर्व राजदूत विजय गोखले द्वारा भारत चीन संबंधों की भावी रूपरेखा पर वार्ता की भी योजना है। सेना कमांडरों के सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित होने वाला एक शीर्ष स्तरीय कार्यक्रम है। ये वैचारिक स्तर के लिए विचार विमर्श करने के लिए एक संस्थागत मंच है। ये विचार विमर्श भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में मददगार साबित होता है। भारतीय रेलवे केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन सफलतापूर्वक कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने दूसरे ट्रायल रन पर तिरुवनंतपुरम से एर्नाकुलम पहुंची। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक। कोई फैक्ट